हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा द मदर ऑफ नॉलेज में। तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत डिमांड कर रहे थे आप लोग, सिर्फ मिक्स क्वेश्चन करवाइए, मिक्स क्वेश्चन करवाइए। तो चलिए आपके लिए हाजिर है मिक्स सवालों की सीरीज। ठीक है, पूरे 40 सवाल रहने वाले हैं। 40 सवालों के इस सीरीज में आप देखिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं, है ना। अगर इस अंतिम समय में 40 में से अगर आपके 36 से 38 सवाल सही नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने अभी तक तैयारी नहीं की है। और तैयारी जब नहीं की है तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। तो कोशिश करना है कि आपके 36 से 38 सवाल आसानी से सही हो जाएं। इतना तो आप उम्मीद करके चल ही सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे कि 40 में 40 आपके सही होंगे, लेकिन कम से कम 36 में से 36, 37, 38 अगर इतना आपका सही हो रहा है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर होने वाली है, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा कि आपने कितने सही जवाब दिए हैं, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं सवालों के सीरीज को और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए जल्दी से पहले सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? हु इज द मेन डेवलपर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने वाले मुख्य व्यक्ति कौन हैं? तो आप सभी को याद होना चाहिए कि लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका कि नाम क्या है? तो पूरा नाम है लवेबल इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट नॉट नॉट यूजिंग एक्सपी के नाम से जाना जाता है। क्या है ये? तो याद रखिएगा, ओपन सोर्स कोड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स कोड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी आपको पता है। 1991 में लिनक्स टॉरवॉल्ट्स के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? लिनक्स टॉरवॉल्ट्स के द्वारा बनाया गया था। इतनी सी तो बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब होता है इस सवाल के लिए, ठीक है? चलिए दूसरा सवाल आ चुका है, फटाफट बताइएगा। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ फ्लॉपी डिस्केट टू इन फॉर इनिशियल यूज इज कॉल्ड। कह रहा है फ्लॉपी डिस्केट को प्रारंभिक उपयोग के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब कुछ भी नया क्रिएट किया जाएगा, नया क्रिएट करना कंप्यूटर के टर्म में फॉर्मेटिंग के नाम से जाना जाता है। कुछ भी नया क्रिएट करना फॉर्मेटिंग के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप नोट करके याद करके रख लीजिएगा, ठीक है? चलिए एक और आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल आपसे पूछा गया है, विथ रिस्पेक्ट टू अ कंप्यूटर कीबोर्ड SYSRQ, SYSRQ की इज एन एब्रिविएशन ऑफ विच की? ठीक है, विच ऑप्शन शेयर्स द सेम की एज द प्रिंट स्क्रीन की ऑन टूडेज कीबोर्ड। अब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा आपको, फिर भी हिंदी में पढ़ दे रहे, फिर आपको समझा रहे हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड के संदर्भ में SYSRQ शब्द लिखा हुआ है, कुंजी है, कीज है। कुंजी का संक्षिप्त नाम है, तो पूरा नाम इसका क्या है? जो अक्सर वर्तमान कीबोर्ड पर प्रिंट स्क्रीन कुंजी के समान कुंजी पर साझा की जाती है। अब आपको तो ये समझ में नहीं है, तो पहले फोटो देखिए। ये आपको दिख रहा है ना, PRTSC, इसको कहते हैं प्रिंट स्क्रीन। क्या कहते हैं? प्रिंट स्क्रीन, यानी स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसका यूज करते हैं। उसी के जस्ट नीचे में एक शब्द क्या लिखा हुआ है? SYSRQ। क्या कहते हैं इसको? SYS से बन गया सिस्टम। क्या बन गया? सिस्टम। आरक्यू से क्या बन गया? रिक्वेस्ट। क्या कहते हैं इसको? सिस्टम रिक्वेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है इसका? सिस्टम रिक्वेस्ट के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में आपका सिस्टम रिक्वेस्ट। कितना आसान सा सवाल था, बस आपको याद करके रखना जरूरी है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, देखते हैं जल्दी से। बाय यूजिंग विच टैब कैन यू यूज स्पेशल कैरेक्टर्स इन एन ओपन ऑफिस राइटर? ओपन ऑफिस राइटर बेसिकली सेम टू सेम एमएस वर्ड के जैसा ही काम करता है। किसके जैसा? एमएस वर्ड के जैसा ही काम करता है। तो सवाल आपसे पूछा है कि किस टाइप का उपयोग करके आप ओपन ऑफिस राइटर में विशिष्ट अक्षरों, यानी कि वर्ड आर्ट को आप इंसर्ट कर सकते हैं। किसको? वर्ड आर्ट को इंसर्ट करने के लिए आप यूज करने वाले हैं। तो विशेष प्रकार के वर्ड आर्ट यानी विशिष्ट अक्षरों को इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं? कुछ भी नया चीज़ इंसर्ट करना हो, सुंदर दिखाना हो, तो आप किसका यूज़ करते हैं? तो जवाब होगा इंसर्ट मेन्यू का। किसका? इंसर्ट मेन्यू का यूज़ किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5 आसान सा आपसे पूछ लिया गया, बताइए व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्लू रे डिस्क? ब्लू रे डिस्क का व्यास कितना होता है? जल्दी से बताइए कितना होना चाहिए? 120 एमएम, 115 एमएम, 110 एमएम या 100 एमएम? तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका ऑप्टिकल डिस्क, कौन सा? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जो है ये आपको याद रखना है कौन कौन सा? सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बीआरडी यानी ब्लू रे डिस्क और एचवीडी यानी होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क के नाम से जाना जाता है। इसका स्टोरेज कैपेसिटी की बात अगर करें तो बेसिकली आपको कितना देखने को मिलता है? तो जवाब होगा सर 700 एमबी। ये कितना होता है सर? 4.7 जीबी या फिर दोनों साइड में देखेंगे तो 8.5 जीबी देखने को मिलता है। ये आपका 25 जीबी और ये 50 जीबी बोथ साइड में देखने को मिलता है। साइज़ की बात करें तो ये साइज़ कितना होता है? आपका जवाब होगा 120 एमएम या 12 सेंटीमीटर। 120 एमएम या 12 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलने वाला है। अभी के टाइम में ये आपका हाईएस्ट के रूप में जाना जाता है ना? यानी ऑप्टिकल डिस्क में सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो एचवीडी की, अब टीबी में आने लगा है, ये टेराबाइट में आने लगा है ना? इतना साइज़ अब इसमें स्टोर होने लगा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ये आपको दिखने को मिल रहा है। ये बीच में जो होल दिख रहा है सेंटर होल जो होता है ना जिसको कि स्पिंडल के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं? स्पिंडल के नाम से भी जानते हैं। इस स्पिंडल का जो साइज़ है ये कितना है? 15 एमएम या 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है? चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रू विथ रेफरेंस टू रीड ओनली मेमोरी? यानी कि रोम के बारे में कौन-सा कथन सही है, ये आपको बताना है। किसके बारे में? रोम के बारे में कौन-सा कथन सही है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है? चलिए, पहला सवाल आ चुका है। इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन रोम। कह रहा है कंप्यूटर को चालू करने के लिए आवश्यक निर्देश रोम में संग्रहित होते हैं, बिल्कुल सही है। रोम इज अ वोलाटाइल मेमोरी, नहीं, रोम क्या है? नन वोलाटाइल है। क्या है? नन वोलाटाइल है। रोम चिप्स आर ओनली यूज्ड इन कंप्यूटर, रोम का यूज केवल कंप्यूटर में किया जाता है? नहीं, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, सब में यूज किया जाता है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम इज टेम्पोररी, नहीं, ये परमानेंट होता है। क्या होता है? परमानेंट होता है। यानी कौन सा कथन केवल सही है हमारा? ऑप्शन नंबर ए केवल कथन सही होता है इस सवाल के लिए। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और बताइए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया एक एमएस डॉस यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और एमएस विंडोज है। कौन है? एमएस विंडोज है। ये आपका कब आया था? तो 1981 में डेवलप किया गया था और ये 1985 में पहली बार डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। कंपनी की स्थापना की अगर बात करें, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, तो 4 अप्रैल 1975, 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा, बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा किया गया था। ठीक है? तो ये कौन-सा है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी लेटेस्ट वर्ज़न कौन-सा चल रहा है? तो विंडोज़ 11। कौन-सा है? विंडोज़ 11 अभी के टाइम में चल रहा है, यूज़ हो रहा है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है सवाल, आर लैंग्वेज प्रोवाइड्स द एनवायरनमेंट फॉर कंप्यूटिंग। कह रहा है आर भाषा, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस वातावरण को प्रदान करने के लिए किया जाता है? सांख्यिकीय, समानांतर, श्रेणी या पी टू पी, पीयर टू पीयर कहते हैं या पी टू पी के नाम से जानते हैं इसको, है ना? बताइए इसमें से आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किस लिए किया जाता है? हो सकता है ये आर लैंग्वेज आपके लिए नया हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं बताने के लिए। तो आर लैंग्वेज को सीखना क्यों ज़रूरी है? याद रखिएगा ये ओपन सोर्स लैंग्वेज यानी ओपन सोर्स कोड लैंग्वेज, ओपन सोर्स कोड लैंग्वेज है, याद करके रख लीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा। ये क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म लैंग्वेज है, यानी कि बना हो विंडोज़ के लिए, आप इसको माइक्रोसॉफ्ट के साथ-साथ आप एप्पल वाले में भी चला सकते हैं, एंड्रॉयड में भी इसका यूज़ किए जाते हैं। अगला क्या याद रखिएगा, ये एडवांस स्टैटिकल लैंग्वेज है, यानी ये सांख्यिकीय चीज़ों को बनाने वाली भाषा है। ये आउटस्टैंडिंग क्या बनाता है? ग्राफ बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्या? इतना बात आपको याद करके रख लेना है। तो आर लैंग्वेज किस लिए यूज़ किया जाता है? तो जवाब होगा सर ये स्टैटिकल
स्टैटिकल एनवायरनमेंट बनाने के लिए यानी ग्राफ बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बात आई समझ में या नहीं आई? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो, कोई दिक्कत? नहीं ना? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मज़ा आ रहा है तो एक बार लाइक और शेयर का बटन ठोक दीजिए एकदम। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। देखते हैं, बताते हैं क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। व्हिच टेक्नोलॉजी वाज़ यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो ट्रांजिस्टर आपका सेकंड, माइक्रो प्रोसेसर आपका फोर्थ जनरेशन, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन और आईसी चिप आपका थर्ड जनरेशन। आईसी चिप थर्ड जनरेशन पूछ कौन सा रहा है? पहली पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन कौन सा हो गया? वैक्यूम ट्यूब हो गया। कौन सा हो गया? वैक्यूम ट्यूब होता है आपका बिल्कुल सही जवाब इस सवाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और बताते हैं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। ठीक है? विच लैंग्वेज कंटेन्स इंस्ट्रक्शन इन बाइनरी फॉर्म? किस भाषा में निर्देश बाइनरी फॉर्म में होते हैं? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या मिडिल लैंग्वेज। ठीक है? जल्दी से बताइए वहां पर क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। तो आपको याद रखना है कि किस भाषा में बाइनरी, तो बाइनरी आपको पता होना चाहिए कि ये किस में यूज हुआ था। तो 0 और 1 वाला कोड किसमें? 0 और 1 वाला कोड जिसको कि मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और ये किस में यूज हुआ था? तो आपका जवाब होगा सर फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था। किस में हुआ था? फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। इसको आप बाइनरी लैंग्वेज कहें या इसी को आप मशीन लैंग्वेज कहें। क्या कहें? बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, जो कि पहली पीढ़ी की भाषा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आ रहा है। जल्दी से देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। जल्दी से देखिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। ठीक है? चलिए फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? कमेंट कर कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है? कंप्यूटर द्वारा सामान्य आकार में कागज पर तैयार की गई टेक्स्ट या ग्राफिक्स जानकारी को या की कॉपी को क्या कहते हैं? व्हाट इज अ कॉपी ऑफ टेक्सचुअल और ग्राफिक इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड ऑन पेपर इन नॉर्मल साइज बाय अ कंप्यूटर कॉल्ड? ठीक है? कंप्यूटर द्वारा सामान्य आकार में कागज पर तैयार की गई टेक्स्ट या ग्राफिक्स जानकारी को किस नाम से जानते हैं? कागज पर जैसे ही प्रिंट कर दिए किसकी मदद से? तो सर प्रिंटर या प्लॉटर की मदद से। प्रिंटर या प्लॉटर की मदद से प्रिंट करते हैं। प्रिंटर या प्लॉटर की मदद से जो कुछ भी आप प्रिंट करते हैं वो क्या कहलाता है? तो जवाब होगा सर हार्ड कॉपी कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब होता है इस सवाल के लिए। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? द टाइम टेकन बाय अ डिवाइस टू लोकेट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड मेक देम अवेलेबल इन द सीपीयू इज नोन एज। क्या कह रहा है? डिवाइस द्वारा डेटा और निर्देशों का पता लगाने और उन्हें सीपीयू में उपलब्ध कराने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है? तो जितना समय लगता है एक सिस्टम को डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने में, उस समय को क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम के नाम से इसको जाना जाता है। सिंपल सा सवाल था, सिंपल सा जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर मूव करते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम इज सपोर्टेड बाय विंडोज एनटी? एनटी का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बताइए। एनटी को क्या कहते हैं? नेक्स्ट टेक्नोलॉजी या न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू टेक्नोलॉजी? आपका जवाब होगा सर एनटी का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? न्यू टेक्नोलॉजी। कोई दिक्कत? याद रखिएगा न्यू टेक्नोलॉजी या विंडोज जो है, क्या याद रखिएगा? नोट कर लीजिए इसको। ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पे आपको सुधार करके लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से लिख लीजिए इसको। याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है? तो ऑपरेटिंग ध्यान कहाँ है? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हार्ड ड्राइव पर
फाइल्स को मैनेज करने में इसका यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। नाम है इसका फाइल एलोकेशन टेबल। क्या कहते हैं? फाइल एलोकेशन टेबल के नाम से जानते हैं, जिसे 1977 में शुरू किया गया था। और याद रखिएगा शुरू में ये किसमें? तो फ्लॉपी डिस्क में यूज़ किया जा रहा था। किसमें? फ्लॉपी डिस्क में यूज़ किया जाता था, बाद में इसका यूज़ होना चालू हो गया। शॉर्ट में इसको कहते हैं फैट, एफ-ए-टी, फाइल एलोकेशन टेबल के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? फाइल एलोकेशन टेबल के नाम से जाना जाता है। बात आई समझ में? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? With reference to semiconductor memory, select the incorrect statement। आपसे पूछ रहा है कि सेमीकंडक्टर से कौन-कौन बना हुआ है, ये बात आपको याद रखना है। तो सीपीयू बना हुआ है, रैम बना है, रोम बना है और कैश बना है। ठीक? तो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो रैंडम एक्सेस फीचर इज़ प्रोवाइडेड बाय ऑल टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। रैंडम एक्सेस के लिए जाना जाता है, बिल्कुल। आपको बताए हुए भी हैं कि सीक्वेंस में अगर आपसे पूछ ले कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के रूप में कौन जाना जाता है, तो केवल आपका जवाब होगा सर मैग्नेटिक टेप। कौन? मैग्नेटिक टेप। इसके अलावा सब जितने भी हैं, सब सीक्वेंशियल के नाम से जाने जाते हैं। ये कथन हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। सेमीकंडक्टर मेमोरी प्रोवाइड्स क्विकर एक्सेस टाइम कंपेयर टू अदर स्टोरेज जो है बिल्कुल। सेमीकंडक्टर मेमोरी कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टोरेज। सेमीकंडक्टर मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, करते ही है। सेमीकंडक्टर मेमोरी रीड्स एंड राइट द डेटा कॉन्सिक्यूटली। ठीक है, सेमीकंडक्टर डेटा क्रमिक रूप से, क्रमिक यानी सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस में आपको एक ही बताए हैं, तो ये हमारा कौन सा हो गया? तो 4 नंबर गलत कथन हो गया। 4 नंबर हमारा क्या हो गया? ये आपका गलत कथन होता है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और जल्दी से बताते हैं। दिस सेलेक्ट रेसिपिएंट्स फीचर इन मेलिंग टैब्स बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द मेल मर्ज प्रोसेस इन एमएस वर्ड 2016। कह रहा है एमएस वर्ड 2016 में मेलिंग टैब में प्राप्तकर्ताओं का चयन सेलेक्ट यानी सेलेक्ट रेसिपिएंट्स मेल फीचर मेल मर्ज प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस चरण से संबंधित रखता है? सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ या थर्ड? सोच समझ के बताइएगा। कहिएगा सर ये तो पढ़िबे नहीं किए, ये तो पढ़ाए ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सेलेक्ट रेसिपिएंट जो है ये मेल मर्ज के किस फीचर में देखने को मिलता है? ठीक है? तो एक है क्रिएट का सेक्शन, मेल में जब आप आएँगे तो एक मिलेगा क्रिएट का सेक्शन जिसमें कि आप एनवेलप में क्रिएट कीजिए या लेबल में क्रिएट कीजिए। और स्टार्ट मेल मर्ज में आपको पूछा है। स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर में कौन से चरण में आपको सेलेक्ट रेसिपिएंट देखने को मिल रहा है? तो पहले नंबर में स्टार्ट मेल मर्ज और दूसरे में है सेलेक्ट रेसिपिएंट और तीसरे में है आपका एडिट रेसिपिएंट। एडिट रेसिपिएंट्स आपको देखने को मिलता है। तो सेकंड नंबर में आप मिल रहा है आपको, तो क्या कह रहा है? मेल मर्ज प्रोसेस में आपको किस चरण में मिलने वाला है सेलेक्ट रेसिपिएंट? तो जवाब होगा सर सेकंड में। किसमें? सेकंड में आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 कह रहा है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म refers for the two or more connected computers that can be share resource such as data, a printer, an internet connection, applications or a combination of these resources। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक जुड़े हुए कंप्यूटरों को संदर्भित करता है जो डेटा, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन, एप्लीकेशन जैसे संसाधनों को या इन संसाधनों के संयोजन को साझा करता है। तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ना क्या कहलाता है? नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। सिंपल सा जवाब हो गया, किस नाम से जानेंगे? नेटवर्क के नाम से जानेंगे इसको। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस सवाल के जवाब में। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 17। 17 नंबर सवाल है, अ प्रिंटर इज क्लासिफाइड एज एन इम्पैक्ट और अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। प्रिंटर को इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और यह वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो ये याद रखिएगा, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर। किसमें?
प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर प्रिंटर को 2 भागों में बाँटा गया है। एक जो पेज को छू के प्रिंट करता है उसे इम्पैक्ट कहते हैं। पेज को बिना छुए हुए जो प्रिंट करता है उसे नॉन इम्पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन इम्पैक्ट कहते हैं। और प्रिंटर के स्पीड के आधार पर 3 प्रकार से बाँटा गया है। स्पीड के आधार पर 3 प्रकार से बाँटा गया है। कौन-कौन सा? तो कैरेक्टर, लाइन और पेज। समझे? तो ये कौन-सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब होता है इस सवाल के लिए। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके पास 18। पढ़िए और बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? 18 को पढ़िए और बताइए इसका सही जवाब आखिर होना क्या चाहिए? देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं? ज़रा हम भी तो देखें किसमें है कितना दम, बता पाते हैं या नहीं? एकदम आसान से सवाल का जवाब। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज या एमएस वर्ड? यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब होता है, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है। देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? व्हाट डज़ टर्म मोडेम मीन्स? मोडेम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या आपको मिलने वाला है? तो मोडेम का पूरा नाम क्या होता है? तो ये आपका इंटरनेट में यानी इंटरनेट कनेक्शन में यूज़ किया जाता है। इसका नाम क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर के नाम से जाना जाता है। डीमॉड्यूलेटर के नाम से डीमॉड्यूलेटर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है? कहाँ पे दिख रहा है? तो यहाँ पे आपका मॉड्यूलेशन है और डिमांड है, मॉडर्न है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए मिल गया। आप टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बेसिकली इसका काम क्या है? तो याद रखिएगा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना, एनालॉग को डिजिटल में बदलना और फिर डिजिटल को एनालॉग में बदलना। एनालॉग से डिजिटल में कौन बदलता है? तो डीमॉड्यूलेटर का काम होता है। डीमॉड्यूलेटर का काम होता है। और डिजिटल को एनालॉग में कौन बदलता है? तो मॉड्यूलेटर का काम होता है। ये बात तो आपको हम क्लास में रटवा चुके हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। सवाल देखते हैं और पढ़ते हैं और बताते हैं। इन वीडियोस द क्लाइंट इज एबल टू वॉच द वीडियो व्हाइल इट्स बीइंग डाउनलोडेड। ठीक है? वीडियो में डाउनलोड हो रहा वीडियो क्लाइंट द्वारा देखा जा सकता है। जैसे ये क्लास जो चल रही है, इसको आप पहले या तो डाउनलोड में लगा लो या तो जब ये लाइव चल रहा है उसी समय देखना चालू करो। तो डाउनलोड करते हुए वीडियोस को भी आप जब देख सकते हैं, उसे लाइव स्ट्रीमिंग या सिर्फ स्ट्रीमिंग के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? स्ट्रीमिंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं जल्दी से। कह रहा है, इन जनरल एलसीडी एंड एलईडी प्रिंटर्स प्रोड्यूस द सेम प्रिंट क्वालिटी एज लाइक लेजर प्रिंटर। क्या लेजर प्रिंटर ऑप्शन में दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। जैसा लेजर प्रिंटर प्रिंट करता है वैसे ही एलसीडी और एलईडी प्रिंटर भी प्रिंट करता है, लेकिन दोनों का प्राइस कम होता है, बट एट अ टिपिकली मच लेस प्राइस। ठीक है? ये क्या होते हैं? लोअर प्राइस होता है, इसका प्राइस कम होता है। सामान्य तौर पर एलसीडी और एलईडी प्रिंटर लेजर प्रिंटर के समान प्रिंट गुणवत्ता प्रदान करते हैं, लेकिन प्रायः बहुत कम मूल्य पर मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होता है इस सवाल के लिए। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कह रहा है, कंप्यूटर इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग डेटा, प्रोग्राम्स और इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स। कह रहा है क्या कंप्यूटर दो या अधिक कंप्यूटरों के बीच डेटा, प्रोग्राम या सूचना साझा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दो कंप्यूटर आपस में जब करते हैं बात, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। और नेटवर्क इस्टेब्लिश क्यों किया जाता है? तो कम्युनिकेशन के लिए, सूचना, प्रोग्राम, डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए। ठीक है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? कह रहा है क्या? गेनिंग एक्सेस टू अ सॉफ्टवेयर यूजिंग समवन एल्स आइडेंटिटी और अदर मेथड इज नोन एज। किसी अन्य की पहचान का प्रयोग कर अथवा किसी अन्य विधि से किसी सॉफ्टवेयर पर पहुंच प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? तो आप जबरदस्ती किसी के प्रवेश क्षेत्र में, उसके अधिकार क्षेत्र में आप घुस रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे अनऑथोराइज्ड एक्सेस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? अनऑथोराइज्ड एक्सेस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 24। देखिए जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? कह रहा है खाद्य खाली जगह ऑफ अ वेबसाइट इंश्योर द कंप्यूटर्स विजिटिंग द वेबसाइट दैट द वेबसाइट इज लेजिटिमेट एंड फीचर्स प्रॉपर सिक्योरिटी। कह रहा है किसी वेबसाइट का वेबसाइट पर आने वाले कंप्यूटरों को सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट वैध है और उचित सुरक्षा प्रदान करता है। ये कौन बताता है कि जिस वेबसाइट पे आप जा रहे हैं वो आपका वेबसाइट बिल्कुल जेन्युइन है, सही है? तो यहाँ पे आप देखिए एक शब्द देखने को मिलता है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स आर यूज्ड टू एन्क्रिप्ट ऑनलाइन कम्युनिकेशन बिटवीन एन एंड यूजर ब्राउज़र and a website. After verifying that a company owns a website, a certificate authority will sign their certificate so it is trusted by the internet browser. और ट्रस्टेड के लिए कौन सा है? तो आपका सिक्योर कोड है HTTPS। HTTPS का कोड कितना है? तो यहाँ पर पोर्ट नंबर उसका 443 होता है। तो HTTPS यानी कि सिक्योर कोड के बारे में बात कर रहा है। इसको क्या कहते हैं? डिजिटल सर्टिफिकेट। किसी वेबसाइट का डिजिटल सर्टिफिकेट वेबसाइट पर आने वाले कंप्यूटरों को सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट वैध है और उचित सुरक्षा प्रदान करती है, यानी आपकी जानकारी चोरी नहीं होगी। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए और बताइए जल्दी से इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? 25 पढ़िए और बताइए, पढ़ के बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए, कह रहा है व्हिच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड टू सेव ओपन ऑफिस डॉट ओआरजी प्रेजेंटेशन। जैसे एमएस वर्ड का आप लोग देखे हैं, एमएस वर्ड का क्या था? डॉट डॉक्स। एक्सेल का क्या था? डॉट XLSX। पावर पॉइंट का क्या था? पावर पॉइंट का क्या था? डॉट PPTX। PPTX। वैसे ही जब यहाँ पे एक ओपन ऑफिस, जो कि कल की क्लास में हम आपको पढ़ाए भी थे, है ना? कल की क्लास में आपको हम पढ़ाए भी थे जब आपको हम पढ़ा रहे थे सॉफ्टवेयर उस टॉपिक में। तो इसके याद रखिएगा डॉट ODT अगर मिल जाए ना, ये क्या है? ओपन ऑफिस का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक? उसके बाद डॉट ODS मिल जाए, ODS मिल जाए, ये स्प्रेडशीट है। क्या है? स्प्रेडशीट। और क्या याद रखिएगा? .ODG अगर मिल जाए, ये ड्राइंग का है। किसका है? ड्राइंग का है। और क्या याद रखिएगा? .ODP मिल जाए, ये प्रेजेंटेशन का है। किसका है? प्रेजेंटेशन का। और .OD और आपका बी मिल जाए, तो ये डेटाबेस का है। किसका है? डेटाबेस का है। ठीक है? किसका पूछ रहा है? प्रेजेंटेशन का पूछ रहा है। ODP में टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है द बैंक कोड नंबर एंड चेक नंबर प्रिंटेड ऑन द चेक्स कैन बी डिटेच्ड बाय एन रीडर। क्या कह रहा है? चेक पर प्रिंटेड बैंक के कोड नंबर और चेक नंबर का पता रीडर द्वारा लगाया जा सकता है। ये कौन सा नंबर होता है? तो जवाब होगा वो होता है मैग्नेटिक। कौन सा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है? 9 डिजिट का कोड होता है। कितना? 9 डिजिट का कोड होता है। ठीक है? ये का कोड होता है, तो जवाब होगा MICR, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन के नाम से जानते हैं। ग्राफिक्स कार्ड वीडियो क्वालिटी बढ़ाने के लिए होता है। ग्राफिक्स कार्ड इज कंप्यूटर। तो कार्ड है, तो कार्ड जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या होता है? जवाब होगा हार्डवेयर होता है। क्या होता है ये?
हार्डवेयर कंपोनेंट होता है सर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कितने होते हैं, तो बहुत प्रकार के होते हैं, तो फिलहाल ये तीनों ही है, याद रखिएगा। फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग है, फ्यूज फिलामेंट फैब्रिकेशन है, और सेलेक्टिव लेजर सिनेटरिंग है। ऑप्शन सभी के सभी सही है। ठीक है, सभी के सभी सही है। यहाँ पर आप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हैं 3D में इतने सारे प्रकार के आपको दिए हुए हैं। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इसको नोट्स में दिया हुआ रहेगा। तो इतने सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं प्रिंटिंग के टेक्निक, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय ALU टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स व्हाइल एग्जीक्यूटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। कह रहा है क्या कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करते समय मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए ALU द्वारा निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? एक्यूमुलेटर का, पेन ड्राइव का, हार्ड डिस्क का, या कॉम्पैक्ट डिस्क का? अब हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के लिए सवाल ही नया हो, लेकिन सवाल नया नहीं है। याद रखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, almost all the early computers were accumulator machine। ठीक है, an accumulator machine is a CPU that stores most of the results from the ALU calculations into a accumulator register। ठीक है, ये क्या है, एक्यूमुलेटर जो है रजिस्टर का एक प्रकार होता है जो ALU के द्वारा जो भी रिजल्ट होता है उसको ये क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। नाम क्या है इसका, एक्यूमुलेटर के नाम से जाना जाता है। बात आई समझ में या नहीं आई, एक बार बता दीजिए। आ गई? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखिए और बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। एफटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एफटीपी को आप क्या कहते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। तो क्या कहते हैं? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। सर कहाँ पे दिख रहा है सर? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं जल्दी से। In the Internet Explorer browser, you can see a thumbnail view of all the open tabs. You should select options to view web pages। जैसे कि मान लेते हैं कि हम 5 पेज खोल के रखे हुए हैं। एक अपना व्हाट्सएप का खोल के रखे हुए हैं, एक यहाँ पे हम अपने जिज्ञासा ऐप का खोल के रखे हुए हैं, एक हम यहाँ पे क्या है, आप इंटरनेट में गूगल में कुछ सर्च करने वाला खोल के रखे हुए हैं। तो एक बार में तो सब दिखेगा नहीं, तो सबको छोटा करके यानी कि छोटे रूप में देखने के लिए यहाँ पर हम किसका उपयोग करें? जितना भी मैंने एक्टिव टैब करके रखा है, थंबनेल, थंबनेल का मतलब होता है छोटा प्रारूप, इमेज का छोटा प्रारूप। तो सभी एक्टिव विंडो का छोटा प्रारूप, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये वाला है, गूगल का खोल के रखे हुए हैं, ये एक और फाइल खुला हुआ था, एक और फाइल खुला हुआ था, सबको छोटा रूप में करके हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बटन दिया हुआ रहता है, जिसमें कि इसको इस तरीके से छोटे साइज़ में करने के लिए, थंबनेल साइज़ में करने के लिए दिया हुआ रहता है, जिसको कि क्या कहा जाता है? क्विक टैप्स बटन के नाम से इनको जाना जाता है। क्या कहते हैं? क्विक टैप्स बटन के नाम से इसको जाना जाता है। इस बात को याद करके रख लीजिएगा। इसको क्या कहते हैं? क्विक टैब्स के नाम से इसको जाना जाता है। क्या कहते हैं? क्विक टैब्स के नाम से इसको जाना जाता है। ओके? चलिए क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने में 32। बताइए जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा? इन व्हिच टैब ऑफ एमएस वर्ड 2016 इज द फॉर्मेट पेंटर ऑप्शंस अवेलेबल? फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शंस कहाँ देखने को मिलेगा? इंसर्ट में, होम में, एडिट में, या फॉर्मेट में? तो जैसे ही आप यहाँ पे किसका फॉर्मेट पेंटर का सेक्शन देखना चाहते हैं, तो आपको होम मेन्यू में आना पड़ेगा। कहाँ पर? होम मेन्यू में कहाँ पर? तो क्लिपबोर्ड के सेक्शन में आना पड़ेगा सर। और क्लिपबोर्ड में कहाँ पर? तो आपको मिलेगा फॉर्मेट पेंटर। क्या-क्या मिलेगा यहाँ पे? कट होगा, कॉपी होगा, पेस्ट होगा, और आपको मिलेगा फॉर्मेट पेंटर। क्या मिलेगा? फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर किस मेन्यू में मिलने वाला है? जवाब होगा सर आपको होम मेन्यू में मिलने वाला है। किस मेन्यू में? होम मेन्यू में मिलने वाला है। ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू पेस्ट द क्लिपबोर्ड कंटेंट्स इन एन एमएस वर्ड 2013 डॉक्यूमेंट? क्या कह रहा है? एमएस वर्ड 2013 डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड सामग्री को पेस्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस एक्स क्या हो गया? कट।
कंट्रोल प्लस जेड क्या होता है? अनडू। कंट्रोल प्लस सी क्या होता है? कॉपी। और कंट्रोल प्लस वी क्या होता है? पेस्ट। तो पेस्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? जवाब होगा सर कंट्रोल प्लस वी का यूज़ करते हैं सर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 34 नंबर आ चुका है। What would you use for immediate and real time communication with a friend? आप मित्र के साथ तत्काल और रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए क्या उपयोग करेंगे? रियल टाइम यानी तुरंत मैसेज करना है, तुरंत रिप्लाई आना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। A nibble can be conventionally represented by one digit। ठीक है, एक डिजिट को एक निबल के द्वारा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बाइनरी में क्या होता है? एक डिजिट एक को दिखाने का काम करता है। ठीक है, किसमें? तो डेसिमल में। डेसिमल में क्या होता है? सिंगल सिंगल यहाँ पे काम करता है। ऑक्टल में अगर बात करें तो यहाँ पर 3 बिट जो है, 3 बिट एक संख्या को दिखाने का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पर हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 4 बिट मिलकर एक संख्या को दिखाने का काम करता है। जैसे कि आप याद करो, जैसे कि अगर हम लिखें 4C, इसको 4C को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 4C को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 4 का 4 हो गया और C मतलब क्या हो गया? तो 10 का मतलब A हो गया, 11 का मतलब B हो गया, 12 का मतलब C हो गया और 13 का मतलब क्या हो गया? D। यानी C का मतलब कितना हो गया? 12। ग्रुप क्या बना था? 8421। 8421 यही तो बना था। 8 4 12 और 3 15। 4 लिखना है, 4 लिखना है तो क्या लिखेंगे? तो जो संख्या काउंट कर रहे हैं उसके सामने में 1, बाकी सब के लिए 0। उसके बाद क्या लिखना है? 12। 8 और 4 12, तो 1 1 12 हो गया, 0 0। यानी कि एक संख्या के लिए, 4 के लिए कितना संख्या हम यूज़ किए? 4। और आपको पता है कि 4 बिट के समूह को एक निबल कहा जाता है। तो ये 4-4 का ग्रुप किसमें बनता है? जवाब होगा हेक्साडेसिमल में बनता है सर। किसमें बनता है? हेक्साडेसिमल में बनता है। सर कितना आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 36 आ चुका है। Which of the following features of MS Excel is used to quickly copy content and paste it into adjacent cell in the same row and column? क्या कह रहा है? MS Excel की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामग्री को त्वरित त्वरित रूप से कॉपी करने और उसी पंक्ति या कॉलम में आसन्न सेल में पेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? ये चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पे इमेज में देखिए पहले। ये वाला जो साइन दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो है ना, इसको फ़ील हैंडल के नाम से जानते हैं। ये श्रीमान क्या है ना, इस बॉक्स में लिखे हुए चीज़ के रूप के फ़ॉर्मूले को या इस टेक्स्ट को जैसे ही आप नीचे क्लिक करेंगे, पूरे के पूरे चीज़ को ये कॉपी पेस्ट कर देने का काम करता है। ठीक है? पूरे रूप को। तो वही कह रहा है, एमएस एक्सेल के निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता सामग्री को त्वरित रूप से कॉपी करने और उसी पंक्ति या कॉलम में आसन्न सेल में पेस्ट करने के लिए जाना जाता है? ये कौन होता है? तो जवाब होता है फ़ील हैंडल। कौन होता है? फ़ील हैंडल होता है सर। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं, 37 नंबर आ चुका है। कह रहा है ट्रैक चेन सॉरी, ट्रैक चेंज के संदर्भ में रिव्यूइंग पेन कमांड एमएस वर्ड 2019 के अलग पेन में रिवीजन को दर्शाता है, अलग पेन के रिवीजन में दर्शाता है, अलग पेन के रिवीजन में दिखाता है। रिव्यू मेन्यू में आइएगा, आपको यहाँ पर ट्रैक के अंतर्गत में ट्रैक चेंज का अलग से यहाँ पर पेन होता है, अलग कमांड होता है। ठीक है? अलग पेन होता है, अलग कमांड होता है। इसको क्या कहते हैं? पेन के नाम से जाना जाता है। अलग साइड में दिखाने का काम करता है। रिव्यू वाला कमांड है ना? साइड में आपको रिव्यू करने के लिए दिखने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है? चलिए, अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आ चुका है। Envelopes and labels command from create group are in which tab of MS Word 2016? एनवेलप और लेबल कमांड एमएस वर्ड 2016 के किस टैब के क्रिएट ग्रुप में मौजूद होता है? होम, मेलिंग्स, पेज लेआउट या रेफरेंस? कौन सा पूछ रहा है? एनवेलप एंड लेबल्स। एनवेलप और लेबल्स आप देखना है तो मेलिंग में आइए, इसमें मेलिंग में आइए, मेलिंग के बाद किस में आइए? क्रिएट में आइए, इसमें क्रिएट में आइए और क्रिएट में आपको एनवेलप और लेबल देखने को मिल जाएगा। एनवेलप्स एंड लेबल्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है। किस मेन्यू बार में है सर?
तो आप कहिएगा सर मेलिंग वाले में, किसमें है? मेलिंग में देखने को मिल रहा है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आ चुका है, देखते हैं जल्दी से बताइए। व्हिच इज द फॉलोइंग व्हिच सॉरी व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर डॉक्यूमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 एंड लेटर वर्जन्स? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या देखने को मिलता है? ये तो इतना रटवा दिए हैं जिसका कोई जवाब नहीं। डॉट डी ओ सी एक्स क्या मिलता है? डॉट डी ओ सी एक्स अभी के टाइम में फाइल एक्सटेंशन है। एक और याद रखिएगा, डॉट डी ओ सी एम भी आपको याद करके रखना है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है, 40 आ चुका है। द फर्स्ट ईमेल वाज सेंट इन द ईयर। ईमेल, प्रथम ईमेल किसके द्वारा? रे टॉमलिंसन, टॉमलिंसन के द्वारा कब भेजा गया था? 1971 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था, इसलिए इसे फादर ऑफ ईमेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो कैसा लगा आज का सेशन? कर देंगे कमेंट, बताएंगे अपने राय, अपने सुझाव। कहीं ज्यादा तेज तो नहीं हो गया? क्या धीरे धीरे करना था? समय कम है इसलिए थोड़ा लय भी तेजी भी बना के रखना जरूरी है, ठीक है? तो एक सेशन ये आपको मिल चुका है, एक और सेशन आपको जल्द ही मिलने वाला है, यानी अगले क्लास में आपको मिलने वाला है, ठीक है? तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता देंगे और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच और जय हिंद।